आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे और जो खबर है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश में एक बार फिर से कट्टरपंथ का जहर फैलने लगा है। इस बार निशाना बनी सूफी संतों की मज़ारें। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने देश भर में करीब 100 जगहों पर सूफी संतों की मज़ारों पर हमला किया है। सदियों से उपासना और भाईचारे के प्रतीक ये मज़ारें अब कट्टरपंथ की आग में झुलस रही हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले, ईसाई समुदाय के चर्चों को तोड़ा गया और अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया गया। कट्टरपंथ की आंधी में सहिष्णुता और भाईचारे की संस्कृति कमजोर पड़ रही है। अब देखना है कि बांग्लादेश अपनी पहचान बचाने के लिए कितनी मजबूती से खड़ा होता है। लेकिन सवाल यही कि क्या सरकार इन कट्टरपंथी ताकतों पर नकेल कस पाएगी या फिर अल्पसंख्यकों और सूफी परंपरा के मानने वालों पर यह संकट और ज्यादा गहराता जाएगा। सवाल ऐसे कई उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से आज तक हालात नॉर्मल हुए नहीं। पहले अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे थे और अब ये जो सूफी संतों की मज़ारें हैं इन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का हमला, एक नहीं 100 मज़ारें बनी निशाना। सूफी संतों की दरगाहों पर बरपा आतंक। हिंदू मंदिरों और ईसाई चर्चों पर हमला। बांग्लादेश एक ऐसा देश जहां सदियों की विविधता का गान गाती आई। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, इन सब का संगम। लेकिन आज इस धरती पर कट्टरता का काला बादल मंडरा रहा है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमले न सिर्फ अल्पसंख्यकों को बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने देश भर में करीब 100 जगहों पर सूफी संतों की मज़ारों पर हमला किया है। सदियों से उपासना और भाईचारे की प्रतीक ये मज़ारें अब कट्टरपंथ की आग में झुलस रही हैं। 105 से ज्यादा मज़ारें अब तक ध्वस्त। नरसिंहदी में कट्टरपंथियों ने 3 मज़ारों को निशाना बनाया। नोआखाली, मणिकगंज में भक्तों को खदेड़कर पीटा गया। ये हमले तौहीद जनता जैसे कट्टर संगठनों द्वारा बताए जा रहे हैं, जो सूफी परंपरा को बदतमीजी बताकर नष्ट करने पर तुले हैं। सूफीवाद जो बांग्लादेश की आध्यात्मिक विरासत का आधार है, शाहजलाल, लालून शाह जैसे संतों की धरोहर आज खतरे में है। बांग्लादेश में धार्मिक असहिष्णुता का साया। अंतरिम सरकार की चुप्पी ने आग को भड़काया। 300 से ज्यादा सांस्कृतिक आयोजन रद्द। कलाकारों को लगातार धमकाने का सिलसिला जारी। ये हमले सूफी मज़ारों तक सीमित नहीं, इससे पहले हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, ईसाई समुदाय के चर्च को तोड़ा गया और अहमदिया मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया गया। राजनीतिक उथल पुथल के बाद 2000 से ज्यादा घटनाएं, 69 मंदिर ध्वस्त, 152 मंदिरों पर आग। ईसाई समुदाय के चर्चों में भी लूटपाट और तोड़फोड़। अहमदिया मुस्लिम समुदाय की 6 मस्जिदें तबाह। 76 से ज्यादा हिंदुओं पर 23 हिंदुओं की हत्या। ये घटनाएं सिर्फ इमारतों का विध्वंस नहीं बल्कि सदियों पुरानी सद्भावना का अपमान है। बांग्लादेश का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन अंतरिम सरकार की निष्क्रियता ने कट्टरवाद को पनपने दिया। धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे इन हमलों ने बांग्लादेश की धार्मिक सहिष्णुता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सूफी परंपरा जिसने पूरे दक्षिण एशिया में मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया, अब उसी की विरासत को कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही कि क्या सरकार इन कट्टरपंथी ताकतों पर नकेल कस पाएगी? क्या फिर अल्पसंख्यकों और सूफी परंपरा को मानने वालों पर यह संकट गहराता जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
बांग्लादेश में जो हालात है वो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि यहाँ हालात कभी सुधरेंगे भी क्या, क्योंकि लगातार पहले तो गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया गया, अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया और अब सूफी संतों के मजारों पर हमले। ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की राह पर पूरी तरह से बांग्लादेश जा चुका है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं धीरज कुमार गुप्ता, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। धीरज कुमार गुप्ता जी, स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं कितने चिंताजनक हैं बांग्लादेश के लिहाज से, और साथ ही साथ मैं पूछूंगी भारत के लिहाज से भी। जी 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 जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि बांग्लादेश अभी जो है चरमपंथियों के ग्रिप में आ चुका है। जो दो चार परिवर्तन हुए हैं अभी तक में, जैसे श्रीलंका में हुआ है, नेपाल में हुआ है और जर्मनी में भी कुछ आवाज उठ रही थी, और अभी 1.5 लाख लोग इंग्लैंड में जो प्रदर्शन किए हैं, फ्रांस में जो प्रदर्शन हुआ है, उसमें जो एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि वो बिल्कुल चरमपंथियों वाला, मतलब बांग्लादेश में एक पॉजिटिव गवर्नमेंट थी जो कि 7.4 तक का जीडीपी इस बार लेके गई थी और विश्व में उसकी एक इमेज बन रही थी। उस इमेज के अगेंस्ट, मतलब वहां पे जो लोग उस सरकार से जल रहे थे, उस सरकार के डेवलपमेंट से जल रहे थे, उसको तख्ता पलट गया। जैसे नेपाल में अगर हम देखें तो नेपाल में एक नेपोटिज्म के खिलाफ, नेपाल में एक करप्शन के खिलाफ, और नेपाल में पिछले 70 साल से जो एक प्रकार से डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, ऑटोनॉमी कहेंगे, उसमें उसके खिलाफ जो परिवर्तन हुआ। लेकिन ये चीज यहाँ पे बांग्लादेश में नहीं हुई। बांग्लादेश में विकास के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। बांग्लादेश में एक ऐसी चीज के खिलाफ है जो कि वो सामरिक दृष्टि से भी वो बहुत अच्छा कर रहा था, और एक पूरी दुनिया में अपने उद्योग को फैला रहा था, और मुस्लिम देशों के उस परिपाटी में शामिल हो रहा था, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह थे। तो यहाँ पे विकास के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। अब चूंकि वहां पे चीजें वैसी हो गई हैं कि चरमपंथियों कब्जे में आ गया, तो मैं समझता हूं कि बांग्लादेश में ऐसी घटना होना अब एक नॉर्मल रूटीन रहेगा। ये होते रहेंगे यहाँ पे घटनाएं, क्योंकि वहाँ सुन्नी बहुल एरिया पॉपुलेशन है, और उस पर आपने कहा बांग्लादेश में इसी तरह के हालात रहेंगे, तो क्या बांग्लादेश के लोग जो कि इन हालातों से परेशान है वो ये उम्मीद खो दें कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये हालात सुधरेंगे, बेहतर होंगे, पटरी पर आएंगे? जी जी देखिए, बांग्लादेश में अभी आने वाले दिनों में ये हालात नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि वहां पे जैसे अभी 2 यूनिवर्सिटी के इलेक्शन हुए हैं, वहां पे जमाते इस्लामी के लोग चुन के आए हैं, जो इतिहास में पहली बार वहां पे हुआ है। तो वहां पे जो लहर चल रही है कट्टरवाद की, अब वो कट्टरवाद की लहर को कम से कम हम समझते हैं कि 3 से 4 साल 5 साल लगेगा, और तभी वो परिवर्तन होगा जिसमें विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप होगा, चाहे कूटनीतिक स्तर पे, चाहे डायरेक्ट हस्तक्षेप से। जब तक नहीं होगा तब तक ये शक्तियां इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली हैं। जैसे देखिए, तालिबान वगैरह अपने जब सत्ता ली तो कई सालों तक सत्ता लेके चलती रही, जब तो वहां पे विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं हुआ, और वो फिर दोबारा तभी आई जब वहां से विदेशी शक्तियां बाहर गईं। तो अब ये ऐसी चीजें जो परिवर्तन रातों रात नहीं होंगे, इसमें 3, 4 साल 5 साल लग सकता है, और इसमें 5 साल लगने के बाद जब तक विदेशी शक्तियां नहीं चाहेंगी, वहां पे ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि शेख हसीना के पास अभी ऐसा वहां पे मैंडेट है, लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन उनके पास मशीनरी टूल्स नहीं है कि वो सत्ता परिवर्तन करा पाए। जैसा कि हालों में देखा गया कि उनको उनका जो है कोई भी वीडियो, ऑडियो या एआई जनरेटेड कोई भी इलेक्शन से पहले, क्योंकि ऐसे ही इमरान खान के साथ हुआ था, इमरान खान को हटाया जरूर गया था वहां से, लेकिन इमरान खान की जो वहां के लोगों में पैठ थी वो बहुत ही अच्छी थी, एक साफ सुथरे नेता की थी। तो उनको उनके ऊपर बैन नहीं लगाया गया था, तो पाकिस्तान में वो जेल में रह के भी जीत गए थे। यही कंडीशन शेख हसीना के साथ होने वाली थी। शेख हसीना जी भी भारत में प्रवासी होके और बाहर होके भी वो जीत जाती, लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान से सीख लेते हुए वहां की सत्ता ने, वहां की सेना ने वहां पे इनके हर एक चीज में बैन कर दिया, ताकि पब्लिक के पास इनका संदेश जाए ही नहीं। जी अर्जुन, जिस तरीके से आपने बताया, अलग अलग सिनेरियो में बांग्लादेश के हालात को हमारे व्यूअर्स तक आसान भाषा में अब समझा भी रहे हैं। शेख हसीना का पद से जाना, तख्ता पलट होना, वहां लोगों ने अलग अलग तरह की परेशानी झेली है। आपने अर्थव्यवस्था, जीडीपी का जिक्र किया। बांग्लादेश का कभी एग्जाम्पल दिया जाता था, पाकिस्तान, शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया था कि देखो भाई, बांग्लादेश हमसे ही टूटकर बना है, लेकिन देखो कैसे ग्रो कर रहा है और हम कहाँ के कहाँ हैं। लेकिन उसके बाद जो चीजें पलटी हैं बांग्लादेश में, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की राह पर जा रहा है।
कि ये जो बीज बोए गए हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट के और आज इन बिगड़ते हालातों के, इसके पीछे रीजन आपको क्या नजर आता है? और हमने देखा है यहाँ सैकड़ों फैक्ट्री बंद हो गई, हजारों लोग यहाँ पूरी तरह से बेरोजगार हो गए, कई कई महीने से सैलरी नहीं मिली है। आम चुनाव की तरफ आगे लोग सिर्फ उम्मीदें कर रहे हैं कि आम चुनाव हो, शायद स्थिति पटरी पर आ जाए, लेकिन उसकी गुंजाइश कितनी? जी रचना जी, देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप श्रीलंका में भी था, डेमोक्रेटिक सेटअप बांग्लादेश में भी था, डेमोक्रेटिक सेटअप नेपाल में भी था, डेमोक्रेटिक सेटअप फ्रांस में भी था। लेकिन ये घटनाएं हुई। देखिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स रखना किसी देश के अंदर वो एक अलग मायने है, और डेमोक्रेटिक ढंग से जनता के साथ मिलना, उसके विकास में, उसके सुख दुख में भाग लेना, वो अलग चीज है। जैसे भारत में जो प्रधानमंत्री रहे हैं अभी तक, वो चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ साथ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के साथ साथ यहाँ के जो नेतृत्व रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सभी लोग जो है यहाँ की जनता से उनके सुख दुख में मिलते हैं, उनके सुख दुख मिलते हैं। तो वो डेमोक्रेटिक जो सेटअप होता है वो स्ट्रांग होता जा रहा था और स्ट्रांग होता गया। लेकिन यहाँ पे बात उल्टी रही, डेमोक्रेटिक सेटअप रहा है यहाँ पे, लेकिन वहां पे जो है वो जनता से, जैसे कि श्रीलंका में नेपोटिज्म था, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर विकास था, वहां पे विदेशी शक्तियां लगी हुई थी, नेपाल में नेपोटिज्म था, करप्शन था, अपने परिवारवाद था, अपने लोगों को वेल ऑफ को दिखाना था। तो वहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन तो थे, लेकिन डेमोक्रेटिक एक जो भावनाएं हैं वो वहां के नेताओं में नहीं थी। यही बांग्लादेश के अंदर भी अगर आप बात करें तो बांग्लादेश में अभी जो है ISI वगैरह एक सबसे बड़ी एक सिंपल थ्योरी है कि दूसरे देश के लोग, चाहे अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो, वो किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ कंट्री को नहीं बढ़ने देगा। जैसे कि कल ही जो श्री यूनिस जी का बयान आया है, जो वहां केयर टेकर है, उनका कल ही बयान है, बड़ा मायने रखता है। और आज ही सुबह मैंने रात को ही पढ़ा उसको कि कुछ शक्तियां लगी हुई है कि इलेक्शन फरवरी में ना हो पाए। तो अगर पाकिस्तान और अमेरिका अगर इस सभी अगर वहां पे इलेक्शन सुचारू रूप से होने देंगे तो उनकी जो गोटी वहां पे नहीं बैठ पाएगी। तो वो एक दिखावा जरूर दुनिया में करेंगे, लेकिन कोशिश अगर मोहम्मद यूनुस को ये लग रहा है कि कुछ शक्तियां हैं जो टाइम पर चुनाव नहीं होने देंगी, इसमें मोहम्मद यूनुस का भी कुछ फायदा नजर आ रहा है क्या? क्योंकि कभी तो मोहम्मद यूनुस ऐसा लगता है कि कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं, कभी ऐसा लगता है कि अपना फायदा देख रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि बैकफुट पर हैं। जब खबरें सामने आती हैं कि बीमारी का बहाना बना सकते हैं, देश छोड़कर भाग सकते हैं, एक्चुअल में मोहम्मद यूनुस के मुफीद हो क्या सकती है सिचुएशन? देखिए, रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखा है श्री तुलसीदास जी ने कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, बिन स्वार्थ होवे नहीं प्रीति। तो बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं होता इस दुनिया में, इस धरती पे बिल्कुल कभी भी। चाहे माँ अपने बच्चे से भी अगर प्रेम करती है तो उससे भी उसको भविष्य में आशाएं होती है कि मेरा बेटा अच्छा करेगा, मेरी बेटी अच्छी करेगी। तो यहाँ पे यूनुस को अलग लगता है। यूनुस को भी ये है कि अगर मैं यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर बन जाएगा तो मैं कल जो आज साल भर से इस ओहदे में बैठा हूं तो मैं शायद कल नहीं रहूं। तो अंदर अंदर हर एक इंसान सोचता है कि मेरी जो एक ऊंचाई हो वो बनी रहे। तो मैं अगर इसको एंथ्रोपोलॉजी में देखूं तो यूनुस भी चाहेंगे कि या तो सरकार बने तो मेरा एक अपना रुतबा रहे, वहां राष्ट्रपति बनूं या जो भी बनूं, या फिर डिलेड हो। अब उसके लिए वो बैकग्राउंड भी तैयार कर रहे हैं कि हम शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। और सेना भी, देखिए सेना के भी जनरल जो होते हैं सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, और उस देश में जब उनको अगर एक स्वाद चख जाता है सत्ता में हस्तक्षेप करने का, तो वो भी इंटरनली ये मैकियावेली जो इटली के बहुत बड़े राजनीतिक थे, जिनको कि जैसे कि चाणक्य हमारे देश के थे, तो वहां पे इटली में भी उनको इटली का चाणक्य कहा जाता है। तो उन्होंने भी लिखा कि ये स्वाद बहुत गंदा है, राजनीति में लोग अपने माँ बेटे का कत्ल करते हैं। तो यहाँ सत्ता को पाए जाने के लिए आप एक कोई भी बैकग्राउंड तैयार करेंगे, अंदर नैरेटिव क्या है और बाहर क्या दिया जाता है, इसमें डिफरेंस रहेगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि यूनुस जी भी बहुत दिल से सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में नहीं है, क्योंकि 2-3 महीना पहले बहुत दबाव देने के बाद उन्होंने डेट डिक्लेयर की थी। तो वो भी चाहेंगे, और बहुत नेचुरल है कि अगर वो रहेंगे तो सेना के मार्फत ही रहेंगे। तो सेना भी अंदर चाहेगी। और बीएनपी का देखिए वहां पे ग्राफ बहुत डाउन हुआ है। बीएनपी जो खालिदा जिया की है, अभी जो इलेक्शन दोनों यूनिवर्सिटी में हुए हैं उसमें उनकी सीट, एक भी सीट नहीं जीत पाई है। तो वहां की जो जनता है जो कि बांग्लादेश के बारे में सोच रही है, हित के बारे में सोच रही है, वो खालिदा जिया को बिल्कुल नहीं लाना चाहती है वहां पे। शेख हसीना आ नहीं सकती क्योंकि उस पर बहुत सारी पाबंदियां हो गई हैं। सेना इसका फायदा उठाना चाहेगी। अमेरिका चाइना को रोकने के लिए
वहां पे अपना 2-3 मिलिट्री एक्सरसाइज किया है। उसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने के बाद वहां अपना बेस बना रहा है। अभी इसी हफ्ते वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है। और इसी तरह से पाकिस्तान ISI के थ्रू जो भारत, ठीक है, डीके गुप्ता आप रहिए, आप बता रहे हैं बांग्लादेश में इन हालातों में क्या कुछ गुंजाइश नजर आ रही है और कैसे स्वार्थ के चलते मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को लगातार गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। जो बेपटरी हुआ बांग्लादेश, वो अभी भी पटरी पर आया नहीं है। मेरे साथ में बात करने के लिए जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर, भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कोचर सर, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। जो बांग्लादेश में अभी हालात है, क्योंकि इससे पहले भी आपसे बांग्लादेश के हालातों पर बात होती रही है सर, बांग्लादेश जहां पर पहले गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं को खास तौर से टारगेट किया गया, हिंदू धार्मिक स्थलों को टारगेट किया गया, अभी ये जो सूफी संतों की मजारों पर हमले, और वो भी 100 से ज्यादा, बांग्लादेश में हो क्या रहा है? और अगर किसी भी देश में कट्टरपंथियों के हाथ में ताकत आ जाए तो वो देश के लिए कितना बड़ा खतरा और चिंता? देखिए रचना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आज आप लेके आए हैं। देखिए, जो बांग्लादेश में होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ता है, क्योंकि नेबरिंग स्टेट्स हैं, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इस तरीके के, जहाँ पे काफ़ी एथनिसिटी हमारी मिलती है। और जब स्पेशली ये रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, इसको मंदिर को, और ये आपके सूफी के जो आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पे पड़ता है। इसीलिए भारत को इसकी फिक्र रहती है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है बांग्लादेश में? आज आप बांग्लादेश की गवर्नमेंट देखें, जो मोहम्मद यूनुस के साथ एडवाइजर्स हैं, जामात इस्लामी के हैं, हिफाजत इस्लाम एक और ग्रुप है, कट्टरपंथी ग्रुप है, जो अभी प्रोमिनेंस गेन कर रहा है और ये अपने काडर को और बढ़ा रहा है। देखिए, पहले जब शेख हसीना थी, इन सबको दबा के रखा गया था, एक सेक्युलरिज्म की तरफ बांग्लादेश अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था, इकोनॉमी भी अच्छी चल रही थी, उसका जीडीपी भी अच्छा था, ग्रोथ रेट भी अच्छा था। अब क्या हुआ है कि जब से ये शेख हसीना को निकाला गया है, आपका 1 साल से ऊपर हो चुका है, बांग्लादेश एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और खास तौर पे ये जो कट्टरपंथी एलिमेंट है, 3 वजह हैं इनको, ये जो उभर के किस लिए आ रहे हैं। पहली चीज, इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है, बिकॉज गवर्नमेंट में इनके अपने बंदे बैठे हुए हैं। दूसरी है कि एक वीक लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है बांग्लादेश में। अगर आप आज बांग्लादेश की पुलिसिंग अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं, मजबूरन बांग्लादेश की फौज को स्ट्रीट्स पे आना पड़ा। और चीफ ने, जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब मैं नहीं चाहता कि हमारी जो आर्मी है वो लोगों के साथ उनकी लॉ एंड ऑर्डर समस्या में उलझे, और इसीलिए वो चाहते थे आर्मी अपने बैरक्स में वापस जाए। पर अभी पूरी तरीके से अगर आप इसको बांग्लादेश को देखें, ये एक्चुअली हुआ नहीं है। अभी भी आप देखें बांग्लादेश में कुछ सेंसिटिव एरियाज में आर्मी आपकी डिप्लॉयड है, तो एक इसकी वजह होगी वीक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और तीसरी है कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बहुत इसका इम्पैक्ट कर रहा है। अब एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो इस तरीके से बांग्लादेश में चल रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। और सोशल मीडिया, अभी एक बांग्लादेश एकेडमिक स्टडीज की एक रिपोर्ट है इसके ऊपर, खास तौर पे जो रिपोर्ट है, जो सोशल मीडिया जिस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इनको और भड़काने के लिए। इसीलिए आप देखते हैं कि जब स्ट्रीट्स में ये मॉब आ जाता है, तो एक मॉब मेंटालिटी क्या होती है, वो सोचती नहीं है। जो एक मूवमेंट इसको लेके वो मॉब निकलती है और वो एक स्टेज आ जाती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब आप इसको मुझे बताइए, आप ये जो रिलीजियस प्लेसेस को जलाएंगे, तो इसको क्या हासिल होने वाला है? आप इसको क्या इससे हासिल कर सकते हैं? इनफैक्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव तो वही होता है, किसी भी रिलीजन से जुड़े हुए वहां के धार्मिक स्थल, और अगर आप उन्हें फूंक देंगे या वहां तोड़फोड़ करेंगे, वहां हमला करेंगे, तो सबसे ज्यादा सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। मतलब धर्म तो ऐसी चीज है कि लोग कहीं भी कैसे भी भड़क जाएं, वही अभी हो रहा है बांग्लादेश में।
बिल्कुल आपने एक्चुअली सही बोला। तो इसीलिए अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एक तो इस गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि अगर वो बांग्लादेश में एक स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चाहते हैं, एक ऐसा एक वातावरण एक्चुअली क्रिएट करना चाहते हैं, इससे एक्चुअली क्या होगा, बांग्लादेश में जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आनी बंद हो जाएंगी। आज अगर चाइना भी इन्वेस्ट करना चाहता है, बाकी देश भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं बांग्लादेश में, और अगर मोहम्मद यूनुस चाहेगा कि जो इकोनॉमी को रोड पे लाना है और खुशहाली होनी है, तो उसको ये सारे जो भी आपके इंसिडेंट्स हैं, आपके मंदिर इसको जलाने के लिए रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट करेंगे, इसको बंद करने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक वो इंटरनल स्टेबिलिटी बांग्लादेश में नहीं आएगी, आप बांग्लादेश की इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं देख पाएंगे। दूसरा है कि एक भारत के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी भारत और बांग्लादेश की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब मैं देख रहा हूं कि जो स्टेटमेंट्स इस तरीके से आ रही हैं, भारत कोशिश कर रहा है कि मोहम्मद यूनुस को टाइम पे टाइम उसको एक बताता रहे कि हमारे कंसर्न्स भी हैं, हमारे जो वहां पे हिंदू पॉपुलेशन है वो हमको भी अफेक्ट करती है। बट आई थिंक उसका कोई इतना ज्यादा एक्चुअली फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर से बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाला जाए। और लास्ट पॉइंट ये है, देखिए बाहर की ताकतें तो लगी हुई हैं, आपका यूनाइटेड स्टेट्स भी आपका लगा हुआ है, चाइना भी लगा हुआ है, दोनों को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है बांग्लादेश में। आज अगर हम आईएसआई की मूवमेंट्स बांग्लादेश में देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी बांग्लादेश आता है और ऐसी स्टेटमेंट्स आपकी निकलती हैं, बांग्लादेश का आर्मी चीफ भी पाकिस्तान जाता है। तो ये एक म्यूचुअल एक्सचेंज हम देख रहे हैं इन चीजों का, और पाकिस्तान से मिलिट्री हार्डवेयर भी लिया जा रहा है, टर्की से भी लिया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, बांग्लादेश की फौज किसकी तैयारी करिए लड़ने के लिए, कोई ऐसी अपनी सिचुएशन बनाने के लिए, बिकॉज और कोई जो आपका प्रतिद्वंदी नहीं है एक्सेप्ट भारत। चूंकि मेरे पास 2 ही मिनट बचे हैं और डीके गुप्ता जी भी मेरे साथ में है, बस मैं एक छोटा सा आपसे आंसर चाहूंगी, फिर मैं डीके गुप्ता जी का एंड कमेंट लूंगी। मुझे बताइए, बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है, हम कह रहे हैं पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है बिल्कुल बांग्लादेश, और ये अपनी बर्बादी की इबारत खुद दिख रहा है, लेकिन यहाँ सेना का रोल क्या होना चाहिए आपके लिहाज से? देखिए, सेना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर बांग्लादेश को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, अगर एक रिग्ड इलेक्शन चाहिए तो चलो आप उसको कर सकते हैं, और मोहम्मद यूनुस अपना जिसको जिताना चाहता है वो जिता देगा, अपने आप को भी जिता सकता है। बट सेना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज बांग्लादेश में इलेक्शन होके रहेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज बांग्लादेश के आर्मी चीफ यानी आप कह रहे हैं बांग्लादेश में सेना का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और होना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले डीके गुप्ता जी कह रहे थे कि यहाँ मोहम्मद यूनुस का अगर पर्सनल इंटरेस्ट है तो सेना का भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, और उन्हें भी जो राजनीति का स्वाद है उन्होंने चख लिया है। गुप्ता जी, आपका एंड कमेंट। अनम्यूट कर लें आप खुद को, शायद म्यूट हैं। यहाँ पे सत्ता आ चुकी है, अब वो हार्ड लाइनर्स के हाथ में आ चुकी है। उसमें परिवर्तन तभी होता है, संस्थागत परिवर्तन तभी होगा जब विदेशी ताकतें इसमें लगेंगी। अब कनाडा के एग्जांपल, जब भारत के प्रधानमंत्री ने किस तरह से कनाडा में वेब को बदला, वहां पे कनाडा में अमेरिका के साथ जैसे मिलके वहां पे जिस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो खालिस्तानियों के सपोर्ट में वहां की सरकार थी, वो सरकार बदलने के बाद उन्होंने पहली रिपोर्ट जारी की थी, उन्होंने स्वीकार किया, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि नहीं, खालिस्तानी जो है यहाँ फंडेड हो रहे हैं और भारत के इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। तो इस कूटनीतिक स्तर पर कराया जाता है। और मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश में भी मैं पिछले 2-3 महीने में देखूं तो हिंदुओं पे अटैक कम हुए हैं। हिंदुओं पे जो रोड पे मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, वो सब कम। अभी इंस्टीट्यूशनलाइज अटैक हो रहे हैं, जैसे मंदिरों पे हो रहे हैं, कभी कभी कुछ ऐसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो अभी फरवरी में ट्रंप ने मोदी जी को बोला था कि मैं बांग्लादेश आपको सौंपता हूं, तो कहीं ना कहीं कूटनीतिक मैटर यहाँ चल रहा है। इसीलिए आप अगर एक चीज और अगर देखेंगे, अगर सांख्यिकी तौर पे, तो पाकिस्तान के भी अब टोन डाउन करना शुरू कर दिया है, स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि ट्रंप नहीं मिलता। मतलब सारी चीजें जरा धीरे धीरे पक्ष में आती जा रही है, जो मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ दिनों में या 1-2 सालों में
अगर नजदीकियां अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती हैं, अगर अमेरिका के साथ बढ़ती हैं तो बांग्लादेश में नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बढ़ती है तो बांग्लादेश लेकिन अभी आने वाले वक्त में अभी जल्दी भी बांग्लादेश में हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं और भारत में भी अब स्ट्रेटेजी कुछ चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि पड़ोसी देश है और ऐसे में किसी भी तरीके से बांग्लादेश की बिगड़ती हुई चीजों का असर भारत पर ना पड़े, ये बड़ी सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल राजन कोचर सर और डी के गुप्ता जी, दोनों का ही आपका बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर, लौटेंगे।